Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 भूगोल के एक बहुत ही अहम चैप्टर पर बात करेंगे। चैप्टर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। हाँ, और ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस मतलब दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, खास तौर पे क्लाइमेटोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी समझने के लिए तो ये एकदम बेसिक है, इसकी बुनियाद है। सही कहा। तो आज हम सिर्फ समरी नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, मतलब पीवाईक्यूज वगैरह को ध्यान में रखते हुए। मैं एनालिटिकल पहलू पर फोकस करूंगा और मैं कोशिश करूंगी कि इस जो जरूरी फैक्ट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, खासकर प्रीलिम्स के लिए वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि सवाल अक्सर यहीं से बनते हैं। हाँ बिल्कुल, तो फिर शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल ये, सूर्यातप या इंसोलेशन आखिर है क्या? सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये शब्द। हाँ, पर है सीधा साधा। इंसुलेशन मतलब इनकमिंग सोलार रेडिएशन, वो सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। अच्छा। वैसे एक मजेदार बात यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल के बिल्कुल ऊपर, मतलब एकदम किनारे पर, ये ऊर्जा लगभग कांस्टेंट रहती है। एवरेज है कोई 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। लेकिन जमीन तक आते आते इसमें बहुत फर्क आ जाता है ना? हाँ बिल्कुल, और यहीं से मेंस का सवाल बनता है कि भाई पृथ्वी पर ये इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन क्यों है? कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत कम, ऐसा क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। शायद सबसे बड़ा फैक्टर है सूरज की किरणों का एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, नतिकोण। हाँ, ये सीधा सीधा लैटिट्यूड मतलब अक्षांश से जुड़ा है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, किरणें तिरछी होती जाती हैं। बिल्कुल, और तिरछी किरणों का डबल नुकसान है। एक तो वही ऊर्जा ज्यादा बड़े एरिया में फैल जाती है, तो पर यूनिट एरिया एनर्जी कम हो गई। और दूसरा तिरछी किरणों को एटमॉस्फेयर की मोटी परत से गुजरना पड़ता है। अच्छा, तो उसमें एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग वगैरह ज्यादा होता होगा। एग्जैक्टली। हवा में जो धूल, पानी की भाप वगैरह है, वो इस एनर्जी का कुछ हिस्सा सोख लेते हैं, कुछ बिखेर देते हैं, तो जमीन तक कम पहुंचती है। इसके अलावा दिन की लंबाई, लेंथ ऑफ द डे, ये भी तो मैटर करता है। हाँ बिल्कुल, गर्मियों में दिन लंबे तो ज्यादा देर तक धूप मिलती है, ज्यादा सूर्यातप। सर्दियों में दिन छोटे तो कम। और आसमान कितना साफ है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब बादल वगैरह, वो भी एक फैक्टर है। बादल हो, धूल भरी आंधी हो, तो सूर्यातप कम हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज है, स्थल विन्यास, मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड। जैसे पहाड़ी ढलान। हाँ, ढलान सूरज की तरफ है या दूसरी तरफ, इससे भी फर्क पड़ता है लोकल लेवल पर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, मतलब ये मिलकर तय करते हैं कि भाई पृथ्वी के किस हिस्से को कितनी धूप मिलेगी, कितनी गर्मी मिलेगी। और यही तो हमारे क्लाइमेट और मौसम के पैटर्न का बेस है। यहाँ पर ना प्रीलिम्स के लिए दो शब्द और बहुत जरूरी हैं, एफिलियन और पेरिहीलियन। हाँ, अपसौर और उपसौर। एफिलियन होता है 4 जुलाई को। इस दिन पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है, करीब 152 मिलियन किलोमीटर। और पेरिहीलियन वो होता है 3 जनवरी को। तब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है, करीब 147 मिलियन किलोमीटर। ये हमेशा मुझे कंफ्यूज करता है, जनवरी में पृथ्वी सबसे पास, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो कड़ाके की सर्दी होती है। हाँ, लगता तो पैराडॉक्स है, लेकिन पेरिहीलियन पर पृथ्वी को ओवरऑल थोड़ा ज्यादा सूर्यातप मिलता है, पर मौसम पर जो असल असर है वो किरणों के एंगल और दिन की लंबाई का ज्यादा होता है, दूरी के इस छोटे से फर्क का उतना नहीं। अच्छा। और एक और टर्म जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एल्बिडो। एल्बिडो मतलब किसी सतह की रिफ्लेक्ट करने की क्षमता। बिल्कुल। कितना % सोलर रेडिएशन कोई सतह बिना सोखे वापस भेज देती है। जैसे ताजी बर्फ, उसका एल्बिडो बहुत हाई होता है, 70-90% तक। इसीलिए बर्फीले इलाके ठंडे रहते हैं, वो ज्यादातर धूप वापस भेज देते हैं। एग्जैक्टली। और वहीं गहरी काली मिट्टी या घने जंगल, इनका एल्बिडो कम होता है, वो ज्यादातर एनर्जी सोख लेते हैं, और ये चीज पृथ्वी के हीट बजट के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सूर्याताप में ये जो अंतर है, इसका सीधा असर तो एग्रीकल्चर GS3 पर पड़ता होगा। बिल्कुल। कहाँ कौन सी फसल होगी, कब होगी, कितनी पैदावार होगी, ये सब बहुत हद तक सूर्याताप पर डिपेंड करता है। तो इस सेगमेंट से प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है? इंसुलेशन की डेफिनेशन, उसका औसत मान,
एफेलियन, पेरिहेलियन की डेट्स और दूरी, एल्बिडो का मतलब और एग्जाम्पल्स, और सूर्याताप को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लैटिट्यूड वगैरह। और मेंस के लिए? मेंस के लिए समझना है कि सूर्याताप का डिस्ट्रीब्यूशन असमान क्यों है, वो फैक्टर्स क्या है, एंगल, दिन की लेंथ, ट्रांसपेरेंसी, जमीन का कॉन्फ़िगरेशन, इन फैक्टर्स का लैटिट्यूड के साथ क्या रिश्ता है और इसका क्लाइमेट पैटर्न्स पर क्या असर होता है, पूरा एनालिसिस। ठीक है, तो हमने देखा कि एनर्जी पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है और क्यों बराबर नहीं पहुंचती। अब सवाल यह है कि ये एनर्जी हवा को गर्म कैसे करती है? क्या हवा सीधे सूरज की किरणों से गर्म होती है? नहीं, ज्यादातर सीधे नहीं। एटमॉस्फेयर को गर्म करने के कई तरीके हैं। एक है चालन, मतलब कंडक्शन। अच्छा। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की गर्म सतह है, उसके कांटेक्ट में जो हवा की निचली परत है वो गर्म हो जाती है, पर हवा हीट की अच्छी कंडक्टर नहीं है, तो ये असर बस निचली परत तक ही रहता है ज्यादातर। फिर दूसरा तरीका? दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन। जब हवा नीचे से गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होती है और ऊपर उठती है। अच्छा। और उसकी जगह ठंडी भारी हवा नीचे आती है, तो ये एक सर्कुलेशन बन जाता है, वर्टिकल मूवमेंट। इससे गर्मी ऊपर की परतों तक पहुंचती है। और तीसरा? एडवेक्शन। हाँ, अभिवहन। ये है हवा का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब हवा का एक जगह से दूसरी जगह बहना, गर्म इलाके से ठंडे इलाके में या ठंडे से गर्म में। अच्छा, जैसे लू चलती है गर्मियों में? बिल्कुल। वो क्या है, गर्म हवा का एक बड़ा मास है जो एक जगह से दूसरी जगह गर्मी लेकर जा रहा है। ये एडवेक्शन का बढ़िया उदाहरण है। मिडिल लैटिट्यूड्स में मौसम बदलने में इसका बड़ा रोल है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना? हाँ बिल्कुल। पृथ्वी जो सोलर एनर्जी सोखती है उसे वो वापस स्पेस की तरफ छोड़ती है, लेकिन फर्क है, सूरज से आती हैं छोटी तरंगे, शॉर्ट वेव्स, पृथ्वी छोड़ती है लंबी तरंगे, लॉन्ग वेव्स। और यहीं पर ग्रीन हाउस गैसों का रोल आता है। एग्जैक्टली। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, मीथेन और सबसे ज्यादा तो जल वाष्प, वाटर वेपर, ये गैसें आने वाली शॉर्ट वेव्स को तो ज्यादा नहीं रोकती, पर पृथ्वी से जाने वाली लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अच्छा। इसी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर नीचे से ज्यादा गर्म होता है। ये एक तरह का कंबल है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो पृथ्वी बहुत ठंडी जगह होती। अब आते हैं पृथ्वी के ऊष्मा बजट पर, हीट बजट। ये मेंस का एक फेवरेट टॉपिक है। सवाल अक्सर ऐसे बनता है कि पृथ्वी के हीट बजट को एक्सप्लेन करें और बताएं कि क्यों पृथ्वी ना तो लगातार गर्म हो रही है ना ठंडी, और ये भी बताएं कि नेट रेडिएशन बैलेंस में लैटिट्यूड के हिसाब से फर्क क्यों आता है। हाँ, ये क्लासिक सवाल है। हीट बजट असल में बस आने वाली और जाने वाली एनर्जी का हिसाब किताब है, बैलेंस शीट है एक तरह से। इसे आसान तरीके से कैसे समझें? मान लें 100 यूनिट एनर्जी आई एटमॉस्फेयर के टॉप पर। ठीक है, तो इसमें से करीब 35 यूनिट तो बिना पृथ्वी तक पहुंचे ही वापस स्पेस में चली जाती हैं, बिना इस्तेमाल हुए। हाँ, करीब 27 यूनिट बादलों से टकराकर, 2 यूनिट बर्फ वगैरह से रिफ्लेक्ट होकर और करीब 6 यूनिट हवा में कणों से बिखर कर। ये 35 यूनिट तो हिसाब से बाहर हो गई। बची 65 यूनिट्स। हाँ, इन 65 में से करीब 14 यूनिट एटमॉस्फेयर खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी बची 51 यूनिट। ये पहुंचती हैं पृथ्वी की सतह तक और उसे गर्म करती हैं। ठीक है, अब पृथ्वी ने ये 51 यूनिट्स अब्जॉर्ब कर ली, अब वो इन्हें वापस भी तो भेजेगी। बिल्कुल, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में, लंबी तरंगों में। इन 51 में से करीब 17 यूनिट सीधे स्पेस में निकल जाती हैं, एटमॉस्फेयर उन्हें नहीं रोक पाता। बाकी बची 34 यूनिट। इन 34 यूनिट को एटमॉस्फेयर सोख लेता है। कुछ तो सीधे गैसेस सोखती हैं, कुछ गर्मी कन्वेक्शन से ऊपर उठती है, और एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है पानी को भाप बनाने में। और फिर जब वो भाप बादल बनकर कंडेंस होती है तो वो छुपी हुई गर्मी, लेटेंट हीट रिलीज होती है। ये भी एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। अच्छा, तो अब एटमॉस्फेयर के पास कुल कितनी एनर्जी हो गई? 14 यूनिट सीधे सूरज से मिली थी, हाँ। और 34 यूनिट पृथ्वी से। हाँ, तो कुल हो गई 14 + 34 = 48 यूनिट्स। अब एटमॉस्फेयर भी इन 48 यूनिट्स को वापस स्पेस में रेडिएट कर देता है। तो अब जरा फाइनल टोटल करें। पृथ्वी की सतह से सीधे स्पेस में गई 17 यूनिट, हाँ। एटमॉस्फेयर से स्पेस में गई 48 यूनिट। मतलब कुल मिलाकर पृथ्वी के सिस्टम से बाहर जाने वाली एनर्जी = 17 + 48 = 65 यूनिट। और सिस्टम ने सोखी कितनी थी?
51 सतह ने, 14 एटमॉस्फेयर ने, कुल 65 यूनिट। तो देखो, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। 65 यूनिट आई मतलब एब्जॉर्ब हुई, 65 यूनिट चली गई। यही बैलेंस है। इसी वजह से पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लंबे समय में स्टेबल रहता है। ये तो हुई पूरी पृथ्वी की बात, एवरेज। लेकिन अगर हम अलग अलग अक्षांशों, लैटिट्यूड्स को देखें तो हाँ, वहाँ तस्वीर अलग है। जो ट्रॉपिकल इलाके हैं, भूमध्य रेखा के पास, वहाँ साल भर में जितनी एनर्जी आती है वो जाने वाली एनर्जी से ज्यादा होती है। इसे कहते हैं हीट सरप्लस। गर्मी ज्यादा है वहाँ। और पोलर रीजन्स में या हाई लैटिट्यूड्स में? वहाँ उल्टा है। साल भर में जितनी एनर्जी जाती है वो आने वाली से ज्यादा होती है। इसे कहते हैं हीट डेफिसिट। वहाँ गर्मी कम है। तो अगर ऐसा ही चलता रहे तो ट्रॉपिक्स तो और गर्म होते जाएंगे, पोल्स और ठंडे। हाँ, अगर कोई और मैकेनिज्म ना हो तो। पर प्रकृति ने इसका इंतजाम किया है। कैसे? हवाओं मतलब विंड्स और समुद्री धाराओं ओशन करंट्स के जरिए। ये बड़े सर्कुलेशन सिस्टम्स हैं। ये गर्म इलाकों से एक्स्ट्रा हीट को ठंडे इलाकों की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बिल्कुल। ये टॉपिक GS1 में ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी दोनों से जुड़ा है। ये बहुत जरूरी है समझना। और यहीं पर क्लाइमेट चेंज GS3 का एंगल भी आ जाता है। हम जो ये फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, उससे CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। और ये गैसें पृथ्वी से जाने वाली ज्यादा लॉन्ग वेव रेडिएशन को रोक लेती हैं। हाँ, तो वो जो 65 वाला बैलेंस था वो बिगड़ जाता है। आउटगोइंग रेडिएशन कम हो जाती है। तो सिस्टम में हीट जमा होने लगती है। बिल्कुल। और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगता है। यही तो है ग्लोबल वार्मिंग। ये इस हीट बजट के बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है। तो इस सेगमेंट से प्रीलिम्स के लिए क्या खास बातें हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव वर्सेस सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव। हीट बजट का फंडा, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, ग्रीन हाउस गैसेस का रोल और लैटिट्यूडनल हीट सरप्लस डेफिसिट का कंसेप्ट। वो परसेंटेजेस याद रखना थोड़ा मुश्किल है, पर मोटा मोटा आइडिया हो, जैसे करीब 1/3 रिफ्लेक्ट होती है। और मेंस के लिए? मेंस के लिए पूरा हीट बजट का मैकेनिज्म समझाना, कैसे एनर्जी आती है, कहाँ एब्जॉर्ब होती है, कैसे वापस जाती है, इसमें सरफेस और एटमॉस्फेयर का क्या रोल है, लैटिट्यूडनल इम्बैलेंस क्यों है और हवाएं धाराएं उसे कैसे ठीक करती हैं, और पृथ्वी का टेम्परेचर स्टेबल क्यों रहता है। और हाँ, इसे क्लाइमेट चेंज से जोड़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब हीट से टेम्परेचर पर आते हैं। तापमान और उसका वितरण, टेम्परेचर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर है क्या आखिर? सिंपल भाषा में कहें तो कोई चीज या जगह कितनी गर्म या ठंडी है उसका मेजर है ये। हवा में जो हीट है उसकी इंटेंसिटी बताता है। डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नापते हैं। मेंस में ये सवाल बहुत कॉमन है। पृथ्वी की सतह पर तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करने वाले मेन फैक्टर्स कौन से हैं? एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करें। तो कौन से हैं वो फैक्टर्स? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो वही है लैटिट्यूड, अक्षांश। हाँ, जिस पर पहले बात हुई। हाँ, इक्वेटर से पोल्स की तरफ इंसुलेशन कम होता है तो एवरेज टेम्परेचर भी कम होता जाता है। ये सबसे बड़ा पैटर्न है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऊंचाई, एल्टीट्यूड। बिल्कुल। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं, हवा पतली होती है और तापमान गिरता है। इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर। इसकी कोई एवरेज वैल्यू है? हाँ, करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। मतलब हर किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है औसतन। या यूं कहें 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। इसीलिए पहाड़ी इलाके जैसे शिमला या दार्जिलिंग मैदानी इलाकों से ठंडे होते हैं। हाँ, भले ही वो सेम लैटिट्यूड पर हों। हाँ। तीसरा फैक्टर, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसका क्या असर होता है? देखिए, पानी जो है वो जमीन के मुकाबले देर से गर्म होता है। हाँ। और देर से ठंडा। हाँ। तो जो इलाके समुद्र के पास हैं, कोस्ट पर, वहां तापमान साल भर ज्यादा मॉडरेट रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। इसे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस कहते हैं। और जो दूर हैं समुद्र से, महाद्वीपों के अंदर, वहां जमीन का असर ज्यादा होता है। जमीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडी, तो वहां गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत सर्दी। जो डेली और एनुअल टेम्परेचर रेंज है, तापांतर, वो बहुत ज्यादा होता है। इसे कहते हैं महाद्वीपीयता, कॉन्टिनेंटैलिटी। जैसे दिल्ली और मुंबई का मौसम कितना अलग है। बिल्कुल सही उदाहरण है। चौथा फैक्टर, एयर मैस और ओशन करंट्स,
हवा और समुद्री धाराएं। हाँ, अगर किसी इलाके में गर्म हवाएं आ रही हैं या उसके कोस्ट के पास गर्म समुद्री धारा बह रही है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ठंडी हवा या ठंडी धाराएं तो कम हो जाएगा। जैसे गल्फ स्ट्रीम। हाँ, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, नॉर्थ अटलांटिक में बहती है और वेस्टर्न यूरोप के तटों को उनके लैटिट्यूड के हिसाब से काफी गर्म रखती है, वरना वहाँ बहुत ठंड होती। और ठंडी धारा का उदाहरण? जैसे लैब्राडोर करंट, ये ठंडी धारा है, नॉर्थ ईस्ट कनाडा और यूएसए के तट को ठंडा रखती है। ये करंट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आखिर में कुछ लोकल फैक्टर्स भी होते होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे ढलान किस तरफ है, स्लोप एस्पेक्ट, सूरज की तरफ है या नहीं, वेजिटेशन है या नहीं, पेड़ पौधे तापमान को कम ज्यादा करते हैं। अर्बनाइजेशन भी, शहर अक्सर आसपास के गांव से ज्यादा गर्म होते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अच्छा, तापमान के इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैप पर दिखाने के लिए आइसोथर्म्स यूज करते हैं, है ना? समताप रेखाएं। हाँ, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो सेम एवरेज टेम्परेचर वाले पॉइंट्स को जोड़ती हैं। एनसीईआरटी में जनवरी और जुलाई के आइसोथर्म मैप्स दिए हैं, फिगर 9.4a-b, वो देखने बहुत जरूरी हैं। हाँ, उनमें दिखता है कि ये रेखाएं सीधी नहीं होती, जमीन और पानी पर मुड़ जाती हैं। बिल्कुल। जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो, कॉन्टिनेंट्स पर ये रेखाएं इक्वेटर की तरफ झुक जाती हैं क्योंकि जमीन ज्यादा ठंडी होती है, और ओशंस पर पोल्स की तरफ क्योंकि पानी उतना ठंडा नहीं होता। जुलाई में इसका उल्टा होता है। ये पैटर्न प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। और तापमान का ये जो पूरा सिस्टम है, इसका असर सिर्फ मौसम पर नहीं और भी चीजों पर होता होगा। हाँ, बहुत चीजों पर। कैसी वनस्पति होगी, वेजिटेशन GS1, कैसी मिट्टी बनेगी, सॉइल फॉर्मेशन GS1, खेती कैसे होगी, एग्रीकल्चर GS3, लोग कहाँ रहेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स GS1, सब पर असर पड़ता है। तो इस सेक्शन से प्रीलिम्स के लिए क्या टेकअवेज हैं? टेम्परेचर की डेफिनेशन, उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, करंट्स, लोकल फैक्टर्स। नॉर्मल लैप्स रेट की वैल्यू 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर। कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब, ओशन करंट्स के एग्जाम्पल्स, गल्फ स्ट्रीम वार्म, लैब्राडोर कोल्ड। आइसोथर्म्स क्या हैं और जनवरी जुलाई में उनका बिहेवियर, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और मेंस के लिए? मेंस के लिए तापमान डिस्ट्रीब्यूशन के कंट्रोलिंग फैक्टर्स का डिटेल्ड एनालिसिस, उनके आपस के लिंक्स और आइसोथर्म जमीन और पानी पर अलग तरह से क्यों बिहेव करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए, अब एक और बड़े इंटरेस्टिंग और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन। 2013 मेंस में सीधा सवाल था इस पर। हाँ, सवाल था कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है और ये मौसम और वहां रहने वालों को कैसे अफेक्ट करता है। तो क्या होता है ये टेम्परेचर इन्वर्जन? नॉर्मल लैप्स रेट में हमने देखा कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। टेम्परेचर इन्वर्जन इसका ठीक उल्टा है। इसमें हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। अजीब है, ऐसा क्यों और कब होता है? इसके लिए कुछ खास कंडीशंस चाहिए। सबसे कॉमन है सरफेस इन्वर्जन। ये होता है सर्दियों की लंबी, साफ और शांत रातों में। अच्छा। रात में जमीन तेजी से हीट रेडिएट करके ठंडी हो जाती है। उसके कांटेक्ट में जो हवा की निचली परत है वो भी ठंडी हो जाती है, पर उसके ऊपर वाली हवा उतनी ठंडी नहीं हो पाती। तो नीचे ठंडी हवा, ऊपर गर्म हवा, ये बन गया इन्वर्जन। इसके लिए आइडियल कंडीशन क्या है? लंबी रातें, आसमान बिल्कुल साफ, बादल न हो, हवा शांत ताकि मिक्सिंग न हो, हवा सूखी हो, नम हवा हीट रोकती है, और अगर जमीन बर्फ से ढकी हो तो और भी अच्छा। पहाड़ी घाटियों में भी होता है ये? हाँ, बहुत होता है। रात में पहाड़ों की ढलानों पर हवा ठंडी होकर भारी होती है और नीचे घाटी में उतरकर जमा हो जाती हैं। इनको कैटाबैटिक विंड्स कहते हैं। ऊपर की हवा उतनी ठंडी नहीं होती तो घाटी में इन्वर्जन बन जाता है। अब आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पर। इसके असर क्या होते हैं मौसम पर? सबसे बड़ा असर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। नीचे ठंडी भारी हवा, ऊपर गर्म हल्की हवा, तो हवा का ऊपर उठना, वर्टिकल मिक्सिंग रुक जाता है। और जब हवा ऊपर नहीं उठती तो जो पोल्यूटेंट्स हैं, धूल कण वगैरह, वो नीचे ही ट्रैप हो जाते हैं। एयर क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। अच्छा, इसीलिए सर्दियों में दिल्ली जैसे शहरों में स्मॉग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग। ये इन्वर्जन के कारण ही होता है ज्यादातर। ये एयर पोल्यूशन GS3 और अर्बन क्लाइमेट GS1 दोनों से जुड़ा है। स्टेबिलिटी की वजह से फॉग मतलब कोहरा भी घना बनता है और देर तक रहता है।
फ्रॉस्ट, पाला पड़ने के चांस भी बढ़ जाते हैं। और लोगों पर, निवासियों पर क्या असर होता है? पहला तो हेल्थ पर, सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं गंदी हवा से। दूसरा एग्रीकल्चर पर, पाला फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा ट्रांसपोर्ट पर, घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो जाती है। सड़क, रेल, हवाई यातायात सब गड़बड़ा जाता है। एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ता है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 का भी पहलू है। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन टॉपिक भले ही छोटा लगे, पर इसके असर काफी फैले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है? टेम्परेचर इन्वर्जन की डेफिनेशन, हाइट के साथ टेम्प बढ़ना, फेवरेबल कंडीशंस, लंबी रात, साफ आसमान, शांत हवा, बर्फ, इफेक्ट्स, स्टेबिलिटी, फॉग, फ्रॉस्ट, पोल्यूशन ट्रैपिंग, कैटाबैटिक विंड्स और स्मॉग। और मेंस के लिए, खासकर उस 2013 PYQ के हिसाब से, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझाना, ये बनता कैसे है, कंडीशंस क्या हैं, और मौसम, स्टेबिलिटी, फॉग, फ्रॉस्ट और ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिटेल में बताना। स्टेबिलिटी और पोल्यूशन का कनेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने सोलर रेडिएशन से लेकर टेम्परेचर इन्वर्जन तक कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। देखा कि सूरज की एनर्जी कैसे आती है, उसका बजट कैसे बैलेंस होता है, टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है और कैसे कभी-कभी नॉर्मल पैटर्न उलट भी जाता है। हाँ, और हमने आइसोथर्म्स, एल्बीडो, अफेलियन, पेरिहीलियन, लैप्स रेट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन जैसे कई की टर्म्स पर भी ध्यान दिया जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं, और PYQs के जरिए ये समझने की कोशिश की कि UPSC सवाल कैसे पूछता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के लिए नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, एग्रीकल्चर जैसे GS के दूसरे हिस्सों को समझने में भी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, ये क्लाइमेटोलॉजी की फाउंडेशन है। आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि पृथ्वी का हीट बैलेंस नेचुरली बना रहता है, हालांकि अब ह्यूमन एक्टिविटीज से बिगड़ रहा है। पर क्या हो अगर हम बड़े पैमाने पर प्रकृति के साथ और इंटरवेंशन करें, जैसे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो जियो इंजीनियरिंग टेक्निक सोची जा रही हैं, क्या वो अनजाने में इन नाजुक बैलेंसेस को और ज्यादा बिगाड़ सकती हैं? इसके क्या अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके जवाब आसान नहीं है। खैर, सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.